हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसंस डिसीज़। तो आज हम पार्किंसन डिसीज़ क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पार्किंसन डिसीज़ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है और ये आपको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी न्यूरॉन्स का इसमें आपका डीजनरेशन होता है, मतलब कि वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और ये आपकी जो न्यूरॉन्स जो अफेक्टेड होती है वो प्राइमरी होती है आपकी बेसल गैंग्लिया की न्यूरॉन्स, जो कि आपको डोपामिन रिलीज़ करती है। और ये डोपामिन जो वो बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्मूथ और बैलेंस्ड मसल मूवमेंट के लिए। तो ये जो डोपामिन है, अगर आपका प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं होता है न्यूरॉन के डैमेज हो जाने की वजह से, तो जो बॉडी के जो रिस्पॉन्स होता है या बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड वे में नहीं होता है। पार्किंसन डिसीज़ का जो नाम है वो आपको जेम्स पार्किंसन की वजह से पड़ा था, मतलब उन्हीं के इस पे पड़ा था क्योंकि उन्होंने 1917 में एक ऐसे लिखा था, द सेकिंग पैलेसी। द सेकिंग पैलेसी जो एक ऐसा डिसीज़ है जिसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब ये डिसीज़ क्यों होता है ये पता नहीं है। तो पार्किंसन डिसीज़ किसी भी इंडिविजुअल को अगर होता है तो उसमें आपको कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे होता है ब्राइडिकाइनेसिया, यानी कि जो आपका मूवमेंट का जो इनिशिएशन है, जैसे कि आपको चलना ही है तो जो आप स्टेप आगे पुट करोगे तो वो इनिशिएशन पॉइंट कहलाएगा, तो वो आपका धीरे धीरे स्लो होने लगता है और आप किसी मूवमेंट को नहीं कर पाओगे। सेकेंड है रिजिडिटी, यानी कि जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, उनका मूवमेंट जो है वो आपको फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। ट्रेमर, यानी कि जिसमें कि आपको झटके महसूस होते हैं, उस तरह की चीज़ है। और इम्पेयर्ड पोस्टरल रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो पोजीशन है वो पोजीशन की जो मूवमेंट है, बेंडिंग है, स्ट्रेट होना, ये सब जो है वो आपका इम्पेयर हो जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल जो है वो नहीं कर पाता है। तो अब हम देखेंगे एटियोलॉजी, इन सेंस कि पार्किंसन डिसीज़ जो है उसके मेन कॉज क्या है। तो वो जो मेन कॉज है वो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि उनका एक मेजर रोल होता है पार्किंसन डेवलप करने में किसी इंडिविजुअल में। जैसे कि फर्स्ट हो गया हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी में क्या है कि इससे क्या समझते हैं कि 1 जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, और यहाँ पे जीन्स की बात हो रही है। तो कुछ रिसर्चर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस है जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज़ होती है। कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स या फिर कह सकते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग एजेंट्स होते हैं, वो भी आपको पार्किंसन इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका इंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन, जो कि आपको मेनली ब्रेन ट्रॉमा, ट्यूमर्स, हाइड्रोसेफेलस या इस्केमिया के कंडीशन में डेवलप होता है, वो भी आपको पार्किंसनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फोर्थ है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि आपकी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपका प्लाक का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि फैट का डिपोजिशन की वजह से जो नैरो हो जाती है वो कंडीशन आपकी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है, वो भी आपको पार्किंसनिज्म के लिए को कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा न्यूरोटॉक्सिन जैसे कि साइनाइड, मैंगनीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ ड्रग्स जैसे कि रेसरपीन, मिथाइल डोपा, हेलोपेराडॉन, फिनोथायाजीन। इनफैक्ट अगर विटामिन बी का लेवल लो होता है तो वो भी आपको सीवियर पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम्स डेवलप करता है। उसके अलावा जो है वो लिवी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है ब्रेन सेल्स के अंदर, जिसके अंदर अल्फा साइनिन सेलिन ए साइनिसोन्यूक्लिन प्रोटीन होता है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्किंसनिज्म के लिए। पार्किंसन जो है वो मेनली आपको यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है और ये आपको मिडिल या फिर लेट लाइफ में डेवलप होता है, और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है इसके रिस्क जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। मेल्स जो है वो फीमेल्स के कंपैरेटिव उनमें ज़्यादा पार्किंसनिज्म देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी।
तो जैसा मैंने ये सारे फैक्टर्स आपको बताए, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको सब्सटेंटिया निग्रा को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो न्यूरॉन जो कि आपको डोपामिन प्रोड्यूस करती है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है बेसल गैंग्लिया के अंदर, जिसकी वजह से जो आपको स्ट्रेटल डोपामिन अवेलेबल होता है, क्योंकि वो रिलीज कर रहे होते हैं डोपामिन, तो वो आपको रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही जो कि उस डोपामिन को बैलेंस करने के लिए एसिटिल कोलिन रिलीज होते रहता है, जो कि एक्साइटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो आपका रिलीज होता रहता है, लेकिन डोपामिन आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट के बीच में, जिसकी वजह से जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनको इनिशिएट और कंट्रोल करना आपको मुश्किल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये आपको बेसिक पैथोफिजियोलॉजी थी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ट्रेमर जो होता है, यानी कि जो आपको जो झटके पड़ते हैं उसे कह सकते हैं, तो ये जो होता है फर्स्ट साइन होता है, मतलब कि आपका पार्किंसनिज्म का। और इसमें मेनली सबसे पहले आपकी पर्सन की हैंडराइटिंग अफेक्ट होती है, उसके बाद वो नॉन इंटेंशनल अचानक से मूवमेंट होने लगता है, इनफैक्ट जब वो रेस्ट में होता है। और ये आपको मेनली जो ये ट्रेमर होता है वो देखने को मिलता है लिम्स, जॉस, लिप्स और लोअर फेशियल मसल्स और हेड में, ठीक है। सेकेंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है रिजिडिटी। इसमें जो है वो आपको पैसिव मूवमेंट, मतलब जो आपकी चलने वाली मूवमेंट्स होती हैं उनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है, और लिम्स जो है वो आपको अलग अलग तरह के मूवमेंट शो करने लगते हैं। मसल्स जो है वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, और उनको मूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और मसल्स में आपको डिस्कम्फर्ट या पेन हमेशा पर्सन को महसूस होता है। रिजिडिटी जो है वो काफ़ी सीवियर हो जाती है। कॉग व्हील रिजिडिटी डेवलप होती है, जो कि आपको एक तरह की मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये मेनली आपको लिम्स में होता है जब वो उनको स्ट्रेच किया जाता है तब, ठीक है। थर्ड सिम्टम है वो है ब्राइडिकाइनेशिया यानी एकाइनेसिस। इसमें आपको एक्टिव मूवमेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। मूवमेंट इनिशिएट करना, मतलब अगर चलना है तो उसके लिए पैर उठाना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, और ये आपको सबसे ज़्यादा डिसेबलिंग सिम्टम्स होता है, मतलब पर्सन को मोस्टली ये डिसेबल कर देता है। फोर्थ है आपका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब जो पोजीशंस है पर्सन्स की, जो पोस्चर है उसमें आपको इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो सबसे पहला है चेंजेस इन गेट। इसमें पर्सन में, इंडिविजुअल में आगे बढ़ने के लिए टेंडेंसी हो जाती है कि वो अपने टोस पे स्मॉल सफलिंग मूवमेंट्स लेने लगता है, ठीक है, छोटे 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 स्टेप से आगे बढ़ने लगता है। और एक बार अगर कोई मूवमेंट इनिशिएट कर देता है तो वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। और फेस्टिनेशन होता है इन सेंस की पेशेंट या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ ऑटोमेटिक जो है वो गिरने लगता है, और अगर मतलब फाइनली वो गिर जाता है क्योंकि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बैलेंस में चेंज होता है क्योंकि इसमें जो स्टूप्ड ओवर पोस्चर डेवलप हो जाता है, मतलब पीछे की तरफ काफ़ी हैवी हो जाता है, पर्सन आगे की तरफ झुक जाता है, तो इस तरह का स्टूप्ड ओवर आपका पोस्चर डेवलप हो जाता है। आर्म जो होते हैं वो सेमी फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, और वो जब आप पर्सन चल रहा होता है तो नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों जो आर्म्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो वो नहीं होती है, उनकी एकदम स्टॉप हो जाती है। डिफ़िकल्टी होती है उनको बैलेंस बनाने में और सीधे एकदम बैठने में, और वो आपको प्रॉपर बैलेंस अपने आप का नहीं बना पाते हैं। जब गिरते हैं तो वो मतलब फाइनली गिर ही जाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सबसे पहले फेशियल एक्सपीरियंस। इसमें जो एक्सप्रेशन जो होता है वो इंडिविजुअल का एकदम ख़त्म हो जाता है। ब्लिंकिंग जो होती है वो लेस फ्रीक्वेंट हो जाती है, मतलब ब्लिंक नहीं कर पाता है। स्पीच प्रॉब्लम में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो लो हो जाती है, वो लड़खड़ाने लगता है और प्रॉपर क्लियर नहीं होता है, एक तरह का टोन हो जाता है उसका, और वो कोई भी फीलिंग या स्पीच डेवलप नहीं कर पाता है। विजुअल प्रॉब्लम्स, तो इसमें पर्सन की जो विजिबिलिटी होती है वो ब्लर हो जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, और वो ऊपर की तरफ जो देखने की टेंडेंसी होती है, मतलब जो पर्सन ऊपर देख सकता है वो उसकी इम्पेयर हो जाती है। और पर्सन में ब्लीफेरोस्पैस्म यानी कि आईलिड्स को क्लोज करने का जो टेंडेंसी होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, आईलिड्स जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है लंबे टाइम तक के लिए। फाइन मोटर फंक्शन में माइक्रोफेगिया डेवलप होता है, जिसमें कि जो पर्सन की हैंडराइटिंग होती है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। जो कोऑर्डिनेशन होता है उनका डिक्रीज हो चुका था, मतलब वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते अपने बॉडी के हर एक्शन को, क्लमजी हो जाते हैं।
फ्रीजिंग हो जाता है, मतलब सडनली वो पर्सन क्या है कि कोई भी मूवमेंट इनिशिएट नहीं करता और एक ही पोजीशन पे स्टेबल हो जाता है, मतलब वो मूव नहीं कर पाता है। फिफ्थ है आपका ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस। ऑटोनॉमिक में क्या है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है पर्सन में, मतलब कि जो उनके एक्सक्रीशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं हो पाती है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब वो मैक्सिमम यूरिन के लिए जाने लगते हैं, डिजीनेस और फेंटिंग होने लगती है, डिसफैगिया होती है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ड्रूलिंग की कंडीशन हो जाती है, जो है वो ऑयली हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करें तो पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्लो रिस्पॉन्स करता है, उसको धीरे धीरे वो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो विजुअल स्पेशल होता है, मतलब वो देखने की टेंडेंसी होती है, वो भी आपकी धीरे धीरे उनकी कम होने लगती है, डिमेंशिया यानी कि भूलने की उनकी आदत हो जाती है। ये था अबाउट आपका पार्किंसन डिसीज़, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।